हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स फॉर स्टडी में। एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान की 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण, जिसका आज हम पहला पार्ट आपके साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा और जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को जरूर हिट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है। विमीय सूत्र कहा जाता है MLT के फॉर्म में जो रहे उसे विमीय सूत्र कहा जाता है। MLT, ठीक है। MLT के फॉर्म में जो रहे उसे विमीय सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, बल एवं दाव, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग एवं भार एवं बल। तो इसका सही जवाब होगा बल एवं दाव। बल एवं दाव का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा बल एवं दाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 0.001 मिली माइक्रोन के मिलीमीटर के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, आशा करता हूं कि अधिकतर लोग को पता होगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, लेकिन फिर से एक बार क्वेश्चन एंड आंसर जरूर बताना पड़ेगा। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ कथन दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, या डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक विस्थापन शून्य भी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है, कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 1 सेकेंड, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी पिंड का विस्थापन समय का समानुपाती हो तो पिंड का वेग समरूप होगा, त्वरण समरूप होगा, वेग शून्य होगा या कोई नहीं। कह रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन समय का समानुपाती हो तो पिंड का वेग समरूप होगा, त्वरण समरूप होगा, वेग शून्य होगा या कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, वेग समरूप होगा। जब किसी पिंड का विस्थापन समय समानुपाती हो तो पिंड का वेग समरूप होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें जवाब देना है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम से क्या प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है? जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है? तो जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान होता है। जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्यों झुकता है? माफ कीजिएगा, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? इसका जवाब आपको देना है। चलिए देखता हूँ। जिनको भी ये इन प्रश्नों का उत्तर आता हो
कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, ताकि इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और आगे और मेहनत करने की ज़रूरत है आप सबके लिए। चलते हैं अगले। इसका जवाब सही होगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ट्रेन क्षैतिज सीधी पट्टी पर गतिशील है। खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया जाता है। पत्थर पृथ्वी पर कैसे गिरेगी? एक ट्रेन जो जा रही है वो सीधी पट्टी पर गतिशील है, सीधी पट्टी पर गतिशील है। खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया जाता है, खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया जाता है। पत्थर पृथ्वी पर कैसे गिरेगी? तो पत्थर खिड़की से पृथ्वी पर कैसे गिरेगी? इसका सही जवाब होगा परवलयाकार, परवलयाकार स्थिति में गिरेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होती है? घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होती है? इसका सही जवाब है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन मीटर मात्रक होता है किसका? न्यूटन मीटर मात्रक होता है किसका? तो इसका सही जवाब है आवेग का, माफ़ कीजिएगा बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का, माफ़ कीजिएगा बल आघूर्ण का। सही, इसका सही जवाब होगा बल आघूर्ण। न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गतिशील बस जब अचानक रुकती है तब यात्रियों को आगे धक्का लगता है। गतिशील बस जब अचानक रुकती है तब यात्रियों को आगे और धक्का लगता है। हम सब अक्सर कहीं सफ़र करते हैं तो बस में, अपने कार में या कहीं ट्रेन में जाते हैं, अचानक ब्रेक लगाया जाए तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, जिसके कारण किस कारण से होता है? इसका कारण, सही कारण होता है यात्रियों की जड़ता के कारण, यात्रियों की जड़ता के कारण। इसका सही उत्तर होगा यात्रियों की जड़ता के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी वस्तु को वेग दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा? संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ए एवं बी दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ए एवं बी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है एवं संवेग दुगना हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा रैखिक संवेग संरक्षण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साइकिल के पहियों में कौन सी गति होती है? अक्सर हम साइकिल चलाते हैं पर हमें जानना जरूरी है कि उस पहिए में कौन सी गति होती है। इसका, माफ़ कीजिएगा, घूर्णी, स्थानांतरीय, घूर्णी के साथ साथ स्थानांतरणीय या वक्र रेखी? तो इसका सही जवाब होगा घूर्णी के साथ साथ स्थानांतरीय, घूर्णी के साथ साथ स्थानांतरीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है, गेंद वापस जाएगी कहाँ? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस अपने दिमाग में कुछ लाना होगा। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, कभी दौड़ते हुए बॉल को पकड़ते हैं, कैच करते हैं। बहुत आसान है पर कन्फ्यूजन बहुत पैदा करती है। लेकिन इसका सही जवाब होगा यात्री के हाथ में, यात्री के बगल में, यात्री के आगे, ट्रेन की गति की दिशा में, यात्री के पीछे। तो इसका सही जवाब है यात्री के हाथ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन ने दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न। न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार, न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या था? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम। तो ऑप्शंस हैं, बल समानुपाती होता है बल समानुपाती होता है द्रव्यमान गुने वेग के, किसी वस्तु पर बल समानुपाती होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण के, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग के। तो इसका सही जवाब होगा सी,
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी नियम के कारण हम लोग पानी में तैर सकते हैं। इसी नियम के कारण हम लोग पानी में तैरते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम को पालन करता है? यह किस नियम को पालन करता है? तो अगर हम स्थिर अवस्था में हैं, अचानक ब्रेक लगा और हम झुक गए, इसका मतलब है कि हम स्थिर अवस्था में थे, पर यह न्यूटन, माफ़ कीजिएगा थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण जाना पड़ा था। चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का पालन करता है? इसका सही जवाब होगा न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो ऑप्शंस हैं, बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है या नहीं झुकता है। तो इसका सही जवाब है अंदर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में रहने वाले गुण को क्या कहते हैं? किसी वस्तु, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या समान रूप से गति कर रहा है, समान गति से गति कर रहा है या गतिशील है अथवा गतिशील है, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व, ये इसका आंसर होगा जड़त्व। बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह एक सदिश राशि है, सही है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल बाहु। क्या तीनों ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही, तीनों ऑप्शन सही हैं, ये सभी होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का चलना, बंदूक से गोली छूटना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। रॉकेट का चलना एवं बंदूक से गोली छूटना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न के साथ हमने 25 प्रश्नों का पूरा कर लिया है और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है? एक गोली का, एक ध्वनि का, एक माफ़ कीजिए प्रकाश का, या पराध्वनिक विमान का। हम अक्सर देखते हैं जब बिजली कड़कती है तो सबसे पहले हमें बिजली दिखाई पड़ती है, आसमान में बिजली दिखाई पड़ती है, उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि आवाज़ से तेज जरूर प्रकाश है, और हम कह सकते हैं कि प्रकाश से तेज और कुछ नहीं। तो सबसे इसका सही जवाब होगा प्रकाश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवेग परिवर्तन को कहा जाता है, संवेग परिवर्तन को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा आवेग। संवेग परिवर्तन को कहा जाता है आवेग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आवर्त गति का उदाहरण है? आवर्त गति, आवर्त गति का उदाहरण। आवर्त गति का पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इसी को कहते हैं आवर्त गति। इसका सही आंसर होगा गति पेंडुलम की गति, गति पेंडुलम की गति। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर एवं वेग चर, चाल अचर एवं वेग चर, चाल एवं वेग दोनों चर होते हैं, या चाल एवं वेग दोनों अचर होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी चाल एवं वेग अचर होते हैं। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है
चाल अचर एवं वेग चर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे होती है? किसी वस्तु का प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे आधारित होती है? तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की प्रत्यक्ष निर्भरता आधारित होती है उसके द्रव्यमान पर। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए, द्रव्यमान पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिक क्षैतिज दूरी तय कर सके? कह रहा है कि किसी गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वह अधिक दूरी तय कर सकते, ना कि ऊंचाई। अधिक दूरी तय करने का कह रहा है, ना कि ऊंचाई। तो जब भी दूरी तय करने की बात आए तो हम जानते हैं कि दूरी 45 डिग्री के कोण पर अगर हम उस गेंद को फेंके तो सबसे अधिक दूरी तय करती है। अक्सर लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि किस एंगल पर बॉल को हिट किया जाए तो कि ज़्यादा दूरी प्राप्त करे। तो ज़्यादा दूरी प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री और ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न। तो ये इसका सही जवाब होगा 45 डिग्री। इसका सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल क्या कहते हैं? कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का तृतीय गति नियम। ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय गति नियम, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय गति नियम, या ए और बी। तो इसका सही जवाब होगा डी, ए और बी, न्यूटन का तृतीय गति नियम एवं संवेग संरक्षण सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोई वस्तु किसी बिंदु से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाता है तो केवल कुल विस्थापन होगा। देखिए विस्थापन, हम जानते हैं कि विस्थापन अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और उस दूरी को विस्थापन कहा जाता है। परंतु अगर हम दूसरे स्थान से वापस उसी स्थान पर आ जाएंगे जहां से हम शुरू किए थे तो उसे बोला जाता है शून्य विस्थापन, क्योंकि जहां हम थे वापस हम वहीं आ गए। तो इसका सही जवाब होगा शून्य। इसका विस्थापन कितना हुआ? शून्य। इसका विस्थापन हुआ शून्य, माफ कीजिएगा, इसका विस्थापन होगा शून्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सभी साइकिल के पहिए रिम भारी एवं मोटे बनाए जाते हैं तथा बीच का भाग पतला या खोखला बनाया जाता है, क्यों? ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो जड़त्व आघूर्ण कम करने के लिए, जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए, अधिक टिकाऊ के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए। देखते होंगे जब भी साइकिल का पहिया देखते हैं उसमें एक रिम होता है, रिम के बीचों बीच स्पोक्स लगे होते हैं और खोखले होते हैं। तो रिम जो होता है बहुत भारी बनाया हुआ रहता है। किस कारण से बनाया जाता है? रिम का भारी बनाना इसका कारण है कि भारी बनाने से जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु को कितने डिग्री कोण से फेंका जाए कि अधिक ऊंचाई तय करेगा? पिछले क्वेश्चंस में आया था इस टाइप का कितनी दूरी तय करने का, इस बार ऊंचाई पूछ रहा है। तो उसी समय मैंने बता दिया था, फिर से बता देता हूँ कि 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर अगर आप फेंकते तो सबसे अधिक ऊंचाई तय करेगी ये 90 डिग्री का कोण। और अगर 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं, 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई तय करना है तो 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब होगा बी, 90 डिग्री। बी, 90 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ कैसी रेखा दर्शाता है? एक समान चाल से, अगर समान चाल से हम चल रहे हैं, एक ही चाल से,
समान चाल से चल रहे हैं तो हमारी रेखा कैसे सरल दिखाएगी, तो वो दिखाएगी सरल रेखा। अगर हम समान चाल से नहीं, कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं तो कभी 9 किलोमीटर, कभी 12 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर, तो ये इस तरह का दिखाएगी। लेकिन अगर हम समान चाल से चलते हैं तो वो सरल रेखा दिखाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब होगा सरल रेखा, सरल रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? न्यूटन के प्रथम गति नियम को, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को, न्यूटन के तृतीय गति नियम को। मेरे ख्याल से न्यूटन के गति नियम का जो कॉन्सेप्ट है अधिकांश लोग उसे पढ़े हुए हैं, पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि गति के नियम को समझ पाते होंगे। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद वो गति के जो नियम है वो उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ, ऐसी हमारी उम्मीद है, जैसा आप लोग समझे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? न्यूटन के प्रथम गति नियम को, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को, न्यूटन के तृतीय गति नियम को, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। वेग समय ग्राफ में रेखा की प्रवणता प्रदर्शित करती है। वेग समय ग्राफ में रेखा की प्रवणता स्लोप प्रदर्शित करती है। रेखा की प्रवणता प्रदर्शित करती है किस चीज को? तो उसका सही जवाब होगा त्वरण को। त्वरण को प्रदर्शित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है? तो इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम, या कह सकते हैं इस ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा दोनों। निम्न में कौन सा घर्षण बल सबसे बड़ा होता है? निम्न में कौन सा घर्षण बल सबसे बड़ा होता है? और 4 ऑप्शन दिए हुए, चरम घर्षण बल, गतिज घर्षण बल, लौटनिक घर्षण बल, विस्शिक घर्षण बल। तो इसका सही जवाब होगा चरम घर्षण बल सबसे बड़ा घर्षण बल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समय के साथ वेग परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका सही जवाब होगा त्वरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल एवं समय का गुणनफल क्या होता है? बल एवं समय का गुणनफल होता है आवेग। बल एवं समय का गुणनफल आवेग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुक्त रूप से गिरते पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात। कह रहा है कि कोई पिंड है जो मुक्त रूप से गिर रही है, तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1:3:5, 1:3:5 का सही जवाब होगा 1:3:5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घर्षण बल कैसा बल है? ये पूछ रहा है कि घर्षण बल कैसा बल है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं असंरक्षित बल, गुरुत्वीय बल, प्रत्यास्थ बल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा असंरक्षित बल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? कोई गोल मेज है, घूर्णन कर रही है और उस पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो उसमें संरक्षित क्या रहेगा मेज? तो इसका सही जवाब होगा कोणीय संवेग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समान द्रव्यमान के दो पिंडों के रैखिक संवेग का अनुपात 2:3 हो तो इन पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। समान द्रव्यमान के पिंडों के रैखिक संवेग का अनुपात 2:3 है तो इन पिंडों का गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। जब हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है तो इसका तात्पर्य है कि इसका सही आंसर होगा 4:9। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? भू-अस्थायी उपग्रह
पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में भूस्थायी मतलब कि हमारे द्वारा छोड़ा गया उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 24 घंटे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो अपने अक्ष के सापेक्ष चंद्रमा को एक पूरा चक्कर लगाने में करीब 28 दिन लगते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, और जाने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन के लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण है? इसका सही जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। घर में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना को हराना है। ठीक, धन्यवाद।